आवाज़ आप लोगों को आ रही है ना मेरी क्लियर? यस सर, आवाज़ आ रही है। यस सर। अच्छा देखें, होता यही है कि आप लोगों को जो है ना लैब के अंदर जितने कॉन्सेप्ट्स हैं वो समझाए जाते हैं, और बाकी जो लैब टास्क है वो लैब टास्क आपने किस तरीके से सबमिट करना है वो सारी चीज़ें बताई जाती हैं। लेकिन लैब टास्क के अंदर ज़ाहिर है जो अंदर चीज़ें सॉल्व हो रही हैं वो आपको करके लैब के अंदर नहीं दिखाई जाती। वो आपका टास्क इसीलिए होता है ताकि आपके पास टाइम भी है 1-2 दिन का, तो आप उसको सेल्फ स्टडी करें। और जब तक अब देखें लास्ट टाइम उसमें आपको थोड़े कोई क्वेश्चंस थे, क्यूरीज थे, ये क्वेश्चन और क्यूरीज आना अच्छी बात है। इससे मतलब है कि आपको चीज़ समझ आ रही है, आप दिमाग चला रहे हैं, खुद रिसर्च कर रहे हैं। अब अगर मैंने उसी वक्त ये सारे आंसर्स आपको दे दिए होते तो फिर आप सर्च ही नहीं करते, डायरेक्ट आप ये आंसर्स लेते और लैब सॉल्व करके सबमिट कर देते। लेकिन जाहिर है थोड़ी सी क्वेश्चन आए, क्यूरीज है, तो आप लोगों का दिमाग भी चला और आपने खुद कुछ सर्च करने की कोशिश भी की। इसी तरीके से हमेशा टास्क के अंदर, टास्क का मतलब ये होता है कि आप हम लोग जब यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जब अपने टाइम में टास्क किया करते थे तो हमारे पास ये लैब टास्क करने के, घर के ऊपर घर जाके टास्क करने का हमारे पास टाइम नहीं होता था। हमें 3 घंटे की लैब के अंदर ही अगर टीचर ने 1-1.5 घंटे में पढ़ा दिया तो बाकी 1-1.5 घंटे में हमें टास्क करके उसी वक्त सबमिट करना होता था और इसी वक्त हमारी मार्किंग हो जाती थी। और हम जाहिर है इंटरनेट भी अवेलेबल होता था, टीचर भी होता था। लेकिन अभी आप लोगों के पास ये है कि आप लोगों को 2 दिन का टाइम भी गिवन है ताकि आप लोग आराम से तसल्ली से उसको उसकी रिसर्च करें, उसको समझें, उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट्स हैं, और फिर आप उसको आराम से सॉल्व करके सबमिट करें। तो टास्क का मतलब ये होता है कि आप उसको खुद से सॉल्व करें। लेकिन ये है कि अच्छी बात है, अगर आप लोगों को समझ कोई चीज़ नहीं आई तो आप लोगों ने पूछ लिया और वो आपको अ, हमने दे दिया। अच्छा, अभी ये हमारे पास आज की जो है ना लैब है, लैब नंबर 3। ठीक है, ये भी असेंबली लैंग्वेज फंडामेंटल्स है, इसका पार्ट 2 है। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास ये सबसे पहला कॉन्सेप्ट है आइडेंटिफायर का। अच्छा, आइडेंटिफायर्स के हमारे पास जैसे हमने पहले देखा था कि कुछ हमारे पास रजिस्टर्स थे, तो रजिस्टर्स के अंदर हम ज़ाहिर है 8 बिट भी था, 16 बिट भी है, 32 बिट भी है, 48, 64, इस तरीके से हमारे पास रजिस्टर्स की वैल्यूज पहले से प्री डिफाइंड रजिस्टर्स के नाम के साथ हमारे पास है, जिसके अंदर हम वैल्यू से। लेकिन ऐसे भी हो सकता है कि हम अपने वेरिएबल्स क्रिएट कर लें, जैसे हम डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में करते हैं। सबमिशन टाइम ये आप जितनी भी लैब्स करेंगे ना, जिस भी सब्जेक्ट की किसी भी सेमेस्टर में आप लैब करेंगे तो उसका सबमिशन टाइम यही होता है कि आपकी आज लैब हुई तो कल रात 12 बजे तक का आपका 11:59 तक का आपके पास टाइम होता है। ये आप कोई भी लैब करें, ये यूनिवर्सिटी का रूल है, ये कोई भी टीचर खुद से डिफाइन नहीं कर सकता। तो ये यूनिवर्सिटी का रूल है कि आपने नेक्स्ट डे 11:59 तक का टाइम देना है। ठीक है। अच्छा, आइडेंटिफायर हम डिस्कस कर रहे थे कि आइडेंटिफायर जो है वो मल्टीपल किस्म के हो सकते हैं। ठीक है, कि आप आइडेंटिफायर बेसिकली होता क्या है कि आपका कोई भी आपने जैसे डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में सी प्लस प्लस में जावा में पढ़ते हैं, कोई आपने इंटीजर दिया तो वो आपकी डाटा टाइप हुई और उसके आगे आप एक आइडेंटिफायर देते हैं उस डेटा टाइप से रिलेटेड जो मेमोरी आगे क्रिएट हुई है उसको कोई नाम देते हैं। तो वो जो नाम देते हैं वो आइडेंटिफायर होता है। तो इसमें असेंबली में भी हमारे पास हम नाम दे सकते हैं। तो वो 1 till 127 जो हमारे पास एस की करेक्टर्स होते हैं उससे रिलेटेड जो भी वैल्यू जनरेट हो रही होती हैं, जैसे स्मॉल ए से लेके स्मॉल जेड तक, कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक, अंडरस्कोर और जितने भी हमारे पास कीबोर्ड पे सिंबल्स हैं, ठीक है, उन सबको यूज करते हुए हम कोई भी नाम दे सकते हैं। इसमें असेंबली में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हम ये चीज़ पहले और बाद में नहीं दे सकते। ये सारी चीज़ें आप नाम के अंदर यूज़ कर सकते हैं। केस सेंसिटिव भी नहीं होता। अगर आपने किसी जगह पे कहीं कोई नाम छोटा लिखा है और स्मॉल लेटर्स में लिखा है और कहीं जाके आप उसको कैपिटल में यूज़ कर रहे हैं तो वो आपका केस सेंसिटिव नहीं है, वो आपका उस चीज़ को कैच कर लेगा। ठीक है, तो ये 147 करेक्टर्स आप इंक्लूड कर सकते हैं आइडेंटिफायर का नाम क्रिएट करने में। ठीक है, ये केस सेंसिटिव भी नहीं होता। ये हमने देख लिया, ए टू जेड आप और सारे सिंबल्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर आइडेंटिफायर जो है बस ये चीज़ है कि आप जिस तरीके से ऑपरेशन मूव, एक्सचेंज और इस तरीके के जितने भी बिल्ट इन इसके असेंबली लैंग्वेज के नेम्स हैं उनको आप एज ए आइडेंटिफायर के नेम
के तौर पे नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है जी। अब इसमें एग्जांपल्स गिवन है कि हम किस किस तरीके के आइडेंटिफायर यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ये है वेरिएबल वन, फिर काउंट। ठीक है, तो उसमें सी कैपिटल है, बाकी स्मॉल है, फिर डॉलर फर्स्ट अंडरस्कोर में। तो इस तरीके के आप कोई भी आइडेंटिफायर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइडेंटिफायर के बाद हमारे पास सेकंड चीज़ है कि हमारे पास डिफाइनिंग डेटा इंट्रिंसिक डेटा टाइप्स। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या है, हमारे पास इसमें डेटा टाइप्स हैं कि जिन जिन डेटा टाइप्स के हम ये वेरिएबल्स या आइडेंटिफायर्स बना सकते हैं और उसके अंदर फिर हम वैल्यूज स्टोर करा के ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो वो जो जो हमारे पास डेटा टाइप्स हैं, वो डेटा टाइप्स हमारे पास असेंबली लैंग्वेज में क्या है, एक बाइट है। ठीक है, बाइट हमारे पास जो है वो साइंड इंटीजर होता है, और एस बाइट अगर हम करें तो वो अनसाइंड इंटीजर होता है। ये दोनों बाइट और एस बाइट के अंदर जो मेमोरी है हमारे पास मिल रही होती है हमें डेटा स्टोर करने की, वो होती है 8 बिट की। 8 बिट की हमारे पास इसमें मेमोरी होती है। तो अगर बाइट हम लिखेंगे और उसके आगे हम कोई भी नाम देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं वो होती है साइंड इंटीजर। कोई भी साइंड इंटीजर आप स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, साइंड इंटीजर क्या होता है, ये हम लोग ने पहले भी डिस्कस किया था कि साइंड इंटीजर्स वो होते हैं कि जिसके अंदर आप नेगेटिव वैल्यूज भी दे सकते हैं, 0 से इनफाइनाइट, -1 से इनफाइनाइट आप नेगेटिव वैल्यूज दे सकते हैं, और 0 को भी कंसिडर कर सकते हैं, 0 भी दे सकते हैं, और 1 से लेके पॉजिटिव 1 से लेके इनफाइनाइट पॉजिटिव वैल्यूज आप दे सकते हैं। तो वो साइंड इंटीजर होता है। ठीक है, और अनसाइंड होता है जिसमें सिर्फ आप या तो 0 वैल्यू दे सकते हैं या फिर आप पॉजिटिव वैल्यूज दे सकते हैं, नेगेटिव वैल्यूज आप नहीं दे सकते। तो बाइट जो है वो हमारे पास 8 बिट साइंड इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है, और एस बाइट जो है वो 8 बिट अनसाइंड को करता है। इसी तरीके से वर्ड है, ये वर्ड जो डेटा टाइप है वो 16 बिट साइंड इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरीके से एस वर्ड है, ये हमारे पास 16 बिट अनसाइंड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इसमें भी आप जो है वर्ड को ही अगर आप लेंगे तो उसमें आप 16 बिट की वैल्यू स्टोर करा सकते हैं। ठीक है, एस वर्ड लेंगे तो उसमें आप भी 16 की करा सकते हैं, लेकिन वो एक मिनट, अच्छा ये चीज़ मैंने उल्टी बता दी। जहाँ पे एस बाइट है ना, ये आपका साइंड है, और बाइट जो है वो अनसाइंड है। ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पे वर्ड जो है वो अनसाइंड है, और एस वर्ड जो है ये साइंड है। ठीक है, जो एस चीज़ है ना, ये रिप्रेजेंट करती है कि ये साइंड है या नहीं। ठीक है, तो आपके जिस अब ये 16 बिट है तो वर्ड होगा, 32 बिट है तो आपका डी वर्ड होगा, और अगर साइंड है वो 32 बिट तो वो एस डी वर्ड के अंदर आप डेटा टाइप्स की यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर क्यू वर्ड है वो 64 बिट के लिए है। ठीक है, और फिर टी बाइट है, फिर ये बाइट हो जाता है तो वो 80 बिट इंटीजर के लिए है। इस तरीके से मल्टीपल ये हैं, ये हम इतने यूज़ नहीं करते। ठीक है, रियल जो वैल्यूज़ हैं, लेकिन ये यहाँ तक हम टी बाइट भी नहीं, बस हमारा ये बाइट वर्ड डी वर्ड और ये तीन ज़्यादातर यूज होते हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद हमारे पास आते हैं डायरेक्टिव्स। ठीक है, डायरेक्टिव्स हमारे पास क्या चीज़ है, फिर एक सेकंड। अच्छा, डायरेक्टिव हमारे पास क्या चीज़ है कि हम इसमें क्या लिखा है, कमांड लेटर रिकग्निशन अपॉन बाय असेंबलर। जब कोई भी कमांड जिसको जो है असेंबलर समझता है उनको डायरेक्टिव होते हैं। तो इसमें क्या लिखा है, नॉट पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन चाहिए। ठीक है, डायरेक्टिव डू नॉट एग्जीक्यूट एट रन टाइम। इंस्ट्रक्शन जो हमारे पर जब हम एप्लीकेशन को रन करते हैं तो रन टाइम के ऊपर डायरेक्टिव रन नहीं होते, जबकि वो इंस्ट्रक्शंस जो हम आगे पढ़ेंगे वो हमारे पास रन टाइम के ऊपर रन हो रहे होते हैं। डायरेक्टिव्स जो हैं वो हमारे पास तरीके से कह सकते हैं कि
जब हमने ये असाइन कर दिया ना तो बस ये उस वक्त खुद ही ऑटोमेटिकली रन हो जाता है, ये रन टाइम के ऊपर जाके हमारे पास रन नहीं हो रहा होता। ठीक है, फिर यूज टू डिक्लेयर कोड डेटा एरिया सेलेक्ट मेमोरी, ठीक है, एंड प्रोसीजर्स अच्छे इनको डिक्लेयर करने के लिए यूजर होता है। ठीक है, केस सेंसिटिव नहीं होता, डॉट डेटा भी कर सकते हैं, डॉट डेटा। ठीक। अच्छा, अब ये एक एग्जांपल हमारे पास गिवन है इंस्ट्रक्शंस में और डायरेक्टिव के अंदर एग्जांपल देने के लिए। अगर हम ये माई वेरिएबल डी वर्ड और 26 ये देंगे तो क्या होगा कि ये हमारे पास जो हमने देखा था कि हमने ये आइडेंटिफायर्स पढ़ा था और डेटा टाइप्स पढ़ा था। तो हम एक आइडेंटिफायर क्रिएट करते हैं माई वेरिएबल और उसकी डेटा टाइप देते हैं डी वर्ड और उसके अंदर स्टोर कराते हैं 26। तो ये जो वाले जो इंस्ट्रक्शन है हमारे पास डायरेक्टिव कहलाएगा। लेकिन हम यही काम अगर करें कि हम यहाँ पे मूव या ऐड या सेपरेट इस तरीके का कोई फंक्शन यूज करें तो वो हमारे पास इंस्ट्रक्शन कहलाता है कि ये इंस्ट्रक्शन है। और ये जिसमें हम असाइनमेंट इस तरीके से कर रहे हैं ये डायरेक्टिव कहलाता है, जिसमें हम वेरिएबल का नाम अपनी तरफ से दे रहे हैं और उसको डाटा टाइप देके एक वैल्यू दे रहे हैं, लेकिन हम कोई चीज मूव नहीं करा रहे। ठीक है, या कोई ऐड नहीं का फंक्शन नहीं हो रहा, तो वो हमारे पास डायरेक्टिव कहलाता है। और ये हमारे पास मूव का इंस्ट्रक्शन कहलाएगा कि हम इसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, जैसे मूव है, एक्सचेंज है, इस तरीके के मल्टीपल ऑपरेशन हैं वो इंस्ट्रक्शंस में आ जाते हैं कि हमने सपोज ये वैल्यू 26 माई वेरिएबल में सेव कराई और माई वेरिएबल को AX के अंदर मूव करा दिया। तो ये मूव का जो हमारे पास है ये इंस्ट्रक्शन है। और सादा अगर हम असाइनमेंट कर रहे हैं तो वो हमारे पास अपना वेरिएबल बना के तो वो हमारे पास डायरेक्टिव है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन भी हमने अभी देख लिया कि क्या होता है। इंस्ट्रक्शन इज अ स्टेटमेंट that becomes executable when a program is assembled. ठीक है, instructions are translated by the assembler into machine language bytes. ठीक है, अच्छा ये चीज लिखिए कि an instruction is a statement that becomes executable when a program is assembled. ठीक है, जब प्रोग्राम असेंबल हो रहा होता है तब ये आपका जो भी इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूटेबल हो जाता है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि बेसिक फ्लो क्या चल रहा होता है। ये देखिए, बेसिक फ्लो ये चल रहा होता है कि जब हम वैसे तो हम कोई हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि C++, जावा या C# इस तरह के कोई लिख रहे होते हैं तो वो ऑटोमेटिकली कंपाइलर हम जब उसको कंपाइल करते हैं तो ऑटोमेटिकली असेंबली लैंग्वेज के कोड के अंदर उसको असेंबल कर देता है। ठीक है, और उसके बाद असेंबलर हमारे पास होता है, वो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट करता है जो हमारे पास एक पहले से उस एक लाइब्रेरी फाइल होती है जिसके अंदर मल्टीपल इंस्ट्रक्शन लिखे हैं, उसके थ्रू असेंबलर असेंबल करता है और एक ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट कर लेता है हमारी असेंबली के कोड की। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम डायरेक्ट हाई लेवल लैंग्वेज नहीं लिख रहे, डायरेक्ट असेंबली का ही कोड लिख रहे हैं। तो कंपाइलर का काम खत्म हो गया, यहाँ पे डायरेक्ट असेंबलर जो है वो ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट करता है। तो यहाँ पे एक बात लिखिए कि ये इंस्ट्रक्शन जितने भी हमारे होते हैं मूव ऐड ये सारे, तो ये हमारे जब असेंबलर ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट करता है कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे असेंबली के कोड को लाइब्रेरी फाइल की मदद से जो है तोड़ देता है, ऑब्जेक्ट्स बना देता है सबके। तो यहाँ पे ये वाला काम हो रहा होता है, इंस्ट्रक्शंस हमारे रन हो रहे होते हैं इस साइकिल के अंदर। फिर उसके बाद आगे जो है लिंकर की मदद से वो मशीन कोड जनरेट होता है और मशीन कोड हमारी हार्डवेयर को रन करके आउटपुट ले आते हैं हमारे पास। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन हमारे जितने भी होते हैं ना, ये अच्छा असेंबली लैंग्वेज पढ़ने का हमारा मतलब ही ये है कि हम इस चीज़ को बेसिकली समझ सकें कि कंप्यूटर हमारा जो बेसिक ऑपरेशन है, बहुत आगे एडवांस तो हम हाई लेवल लैंग्वेजेस में कर रहे होते हैं, लेकिन बेसिक ऑपरेशन जो है वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहा होता है। तो असल जो बेसिक लेवल पे यहाँ पे काम हो रहा है ये तो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर हमारा कर रहा होता है, लेकिन हम इसको ज़ाहिर है इसके इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म करके भी देखते हैं ताकि हमारे पास पता लग सके कि बेसिक इंस्ट्रक्शंस किस तरीके से यूज करता है कंप्यूटर। ठीक है, फिर ये हमारे पास कुछ कोड वगैरह एग्जांपल दिए हुए हैं। ठीक है, अच्छा काम की चीज़ क्या है, काम की चीज़। अच्छा ये एक काम की चीज़ है कि आपने ये कमेंट्स हमें यहाँ पे दिए हुए हैं कि आपने कमेंट देना है तो दो तरीके हैं, सिंगल लाइन कमेंट और ब्लॉक कमेंट।
सिंगल लाइन कमेंट देना है तो आप जो है वो एक सेमी, जो भी इंस्ट्रक्शन आप, जो भी लाइन आप सेमी कॉलन से स्टार्ट करेंगे वो सिंगल लाइन कमेंट के तौर पे चली जाएगी, जैसे हमने यहाँ पे किया हुआ है। ये देखें, ये सिंगल लाइन कमेंट। और अगर हमें मल्टीपल लाइन कमेंट देना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बिगिन द कमेंट विद डायरेक्टिव एंड कमेंट डायरेक्टिव। कमेंट कीवर्ड आप लिखेंगे और उसके आगे कोई सा भी करेक्टर लगा सकते हैं आप, एट लगा सकते हैं या कोई एंड लगा सकते हैं, एक्सक्लेमेशन लगा सकते हैं। ये कमेंट लिखा तो कमेंट शुरू हो गया, और जहाँ पे आप ये अगर आपने एक्सक्लेमेशन लगाया तो एक्सक्लेमेशन ही लेके आएंगे तो वो एंड हो जाएगा, ये लाइन कमेंट नहीं आएगी। फिर कमेंट लिखा, ऐड लगाया तो ये मल्टी लाइन कमेंट हो गया, तो हमने यहाँ पे भी यूज़ किया हुआ है। तो ये बेसिक कुछ जो है फंडामेंटल्स हैं असेंबली लैंग्वेज के। ठीक है, फिर हमें ये हमने सिंगल और मल्टी लाइन कमेंट देख लिया। फिर हमें एक कोड दिया हुआ है कि 3 हमने इंटीजर्स हैं, इनको अगर ऐड करना है तो उसके लिए हमारे पास क्या तरीक़ेकार है, तो इसको हम रन करके देखते हैं। मैंने ये शायद लिखा हुआ पहले से। ये लिखा हुआ है। अच्छा, इसमें हो क्या रहा है कि हमारे पास 3 इंटीजर्स की कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह हो रही है। तो इसमें इन्होंने बताया हुआ है कि भाई EX के अंदर आपने 10,000 डाल दिया, ठीक है। फिर उसके बाद 40,000 उसके अंदर मूव करा दिया 10,000, फिर उसके अंदर से 40,000 माइनस करवा, ऐड करवा दिया, फिर सब्ट्रैक्ट कर दिया आपने 20,000। तो ये आपके पास क्या क्या वैल्यूज आनी चाहिए और आउटपुट किस तरीके का आना चाहिए, ठीक है। तो ये इसमें आपको गिवन है। ये आप देखेंगे कि आपका ये दिखा रहा है सारी चीज़ें कि आपके पास किस रजिस्टर में क्या वैल्यूज आ रही हैं। तो ये हमारे पास कोड में भी लिखा हुआ है। ये हमने पहले इसमें 10,000 डाला तो EX के अंदर 10,000 है, फिर EX में ऐड किया हमने 40,000 तो 50,000 हो गया, फिर सब्ट्रैक्ट किया 2,000 तो 3,000 हो गया। तो हमारे पास अभी EX रजिस्टर में आउटपुट के अंदर ये देखें EX में 3,000 होगा, ठीक है। ये एक एग्जांपल है, ये भी आप लोग रन करके देखिएगा। फिर क्या है, असेंबलिंग लिंकिंग एंड रनिंग प्रोग्राम्स, ठीक है। ये हमें एक वर्क फ्लो बताया हुआ है कि किस तरीके से असेंबलिंग होती है, लिंकिंग और प्रोग्राम रन किस तरह होते हैं। तो दी असेंबल लिंक एग्जीक्यूट साइकिल। तो 1 मिनट आप लोग वेट कीजिएगा। अच्छा, तो ये हमारे पास कहाँ पे हैं, अच्छा 5 पे पहुंचे हैं। असेंबलिंग लिंकिंग एंड रनिंग प्रोग्राम, जिसकी एक पूरी साइकिल गिवन है कि किस तरीके से काम हो रहा होता है। तो लिखा है दी फॉलोइंग डायग्राम डिस्क्राइब्स दी, अच्छा ठीक है। इफ द सोर्स कोड इज मॉडिफाइड तो स्टेप 2 एंड 4 मस्ट बी रिप्लेस्ड। तो ये एक हमारे पास डायग्राम गिवन है कि हम जो भी टेक्स्ट एडिटर के अंदर हमारे पास या फिर विजुअल स्टूडियो में कोड लिखते हैं वो हमारे पास एज अ सोर्स फाइल आता है, ठीक है। फिर असेंबलर उसको क्या करता है, ऑब्जेक्ट फाइल में जैसे हमने देखा कि कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। एक लिस्टिंग फाइल होती है हमारे पास, उसको आगे हमें डिफाइन किया हुआ है कि किस तरीके से उसमें क्या क्या चीज़ होती है। लिस्टिंग फाइल क्या है, यूज इट टू सी हाउ प्रोग्राम इज कंपाइल्ड, ठीक है। लिस्टिंग फाइल हमारे पास जनरेट हो रही होती है देखने के लिए कि किस किस तरीके से हमारा
जो कोड है वो कंपाइल हुआ है, उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड हुई हैं, ठीक है। उसके अंदर सोर्स कोड होता है, एड्रेसेस होते हैं, हर एक एक जो भी हमारे पास रजिस्टर्स यूज़ हुए हैं उनके एड्रेसेस, कौन कौन से मेमोरी के एड्रेसेस यूज़ हुए हैं वो होते हैं। ऑब्जेक्ट का कोड होता है मशीन लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। ऑब्जेक्ट कोड, फिर सेगमेंट्स के नेम्स होते हैं कि कौन कौन से सेगमेंट्स यूज़ हुए हैं, डॉट कोड, डॉट वेरिएबल, ठीक है। फिर वो सिंबल्स हमारे पास होते हैं कि कौन कौन से सिंबल्स यूज़ हुए हैं, कॉन्स्टेंट्स हुए हैं, वेरिएबल्स हुए हैं, प्रोसीजर्स हुए हैं। ये सारी चीज़ें लिस्टिंग फाइल में होती है, ठीक है। उस तरीके से हमारी एक ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट हो जाती है। फिर एक लिंक लाइब्रेरी होती है जो कि लिंकर के थ्रू हमारी एग्जीक्यूटेबल फाइल को क्रिएट करती है, जो हमारे पास यहाँ होगा। लिंक लाइब्रेरी नहीं गिवन, खैर वो एग्जीक्यूटेबल फाइल को क्रिएट करती है, ठीक है। और एक मैप फाइल भी बनाती है ताकि हम जो भी हमारे ऑपरेशन हो रहे हैं, जितने टाइम हो रहे हैं उनको, ठीक है, स्टार्टिंग और एंडिंग एड्रेसेस लिखे होते हैं कि कहाँ कहाँ से स्टार्ट हुए एड्रेसेस जो हमने यूज़ किए हैं, एंडिंग कौन से हैं, और साइज़ क्या है फाइल का, सेगमेंट टाइप क्या है, ठीक है। ये सारी चीज़ें कर रहा होता है। फिर उसके बाद हमारे पास ओएस लोडर आउटपुट जनरेट कर देता है, ठीक है। ये एक साइकिल है सिंपल। सर क्लास टाइमिंग इज 11:40, ये कौन बोल रहे हैं? तैमूर बोल रहे हैं कि क्लास टाइमिंग 11:40 है, लेकिन मुझे अभी आया। तो आपके जो है ना, मेरे ख्याल से ज़्यादातर बच्चों को तो मैसेज टाइम पे आया हुआ था, और मैसेज आप लोगों को रात में आया होगा। अगर किसी स्टूडेंट को नहीं आया तो वो अपने, ये सर रात में आया था। हाँ रात में आया था ना, अगर एक आध बच्चे को नहीं आया तो उसके फ़ोन के अंदर ये भी इशू आता है कि अगर एसएमएस की स्टोरेज फुल है या इस तरह के कोई ना कोई इशू है तो वो आ रहा होता है, या अपने फ़ोन को रिस्टार्ट करें तो आपके पास मैसेज आ जाएगा टाइम पर। वैसे तो हमारी सेम आप लोगों के पास टाइम टेबल होगा, हर वीक इसी टाइम पे क्लास हो रही होती है, लैब हो रही होती है, और उसके क्लास का आईडी और कोड भी बिल्कुल सेम ही है जो लास्ट टाइम था, कोई चेंजिंग उसमें नहीं है, ठीक है। तो हमारी क्लास टाइमिंग तो चेंज नहीं होती, वही टाइमिंग है जो आपके टाइम टेबल में होगी गिवन, ठीक है। तो ये एक है हमारे पास, हमने देखा कि असेंबल लिंक एग्जीक्यूट साइकिल है, ठीक है, जो सोर्स फाइल को एग्जीक्यूटेबल फाइल तक कन्वर्ट करती है। और फिर ओएस लोडर हमारे पास एक मैकेनिज्म है जो आउटपुट जनरेट करता है, ठीक है। और इसके अंदर गिवन है कि अगर हम सोर्स कोड को मॉडिफाई करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ से ऑब्जेक्ट फाइल से एग्जीक्यूटेबल फाइल तक की साइकिल घूमती रहेगी, ठीक है। ये बस ये सिंपल एक्सप्लेन किया हुआ है कि इनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। फिर 6 पार्ट हमारे पास इस लैब में है कि यूज़र इनपुट एंड असेंबली लैंग्वेज के हम यूज़र इनपुट किस तरीके से लेते हैं, आउटपुट किस तरीके से शो कराते हैं। तो वो है सम इरवाइन प्री डिफाइंड फंक्शन हमारे पास हैं कि भाई कॉल राइट इंटीजर, कॉल राइट बाइनरी है, फिर राइट डेसिमल, राइट हेक्साडेसिमल। ये डिपेंड करता है कि हम जो चीज़ राइट करा रहे हैं वो इंटीजर में है, बाइनरी में है, डेसिमल में, जैसे हमने यहाँ देखा ताकि हम राइट डेसिमल कर रहे थे, कॉल राइट डेसिमल कर रहे थे। तो ये हमारे पास पहले से इरवाइन की प्री डिफाइंड फंक्शंस गिवन है। और कोई हमने सर एक चीज़ क्वेश्चन। यूज़र इनपुट लेना है तो जी। सर क्वेश्चन ये है कि जैसे अगर मतलब कोई चीज़ प्रिंट करवानी है तो प्रिंट करवाने से पहले हमें जैसे जैसे डिवाइड में जो है आपने टास्क 1 में दिया था कि डिवाइड में क्वेश्चन और जो है रिमाइंडर प्रिंट करवाना था। तो क्वेश्चन और रिमाइंडर हमें लिखना था स्ट्रिंग के फॉर्मेट में कि पहले लिखा हुआ है क्वेश्चन और फिर उसके आगे उसका आंसर लिखा हुआ है। तो सर वो भी जो है हमसे नहीं हो रहा था, वो आप बता सकते हैं कि मतलब स्ट्रिंग में अगर पहले लिखना चाहें तो कैसे लिखते हैं? वो बता जी, एंड में मैं आपको थैंक यू। एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है। चलें सही। अच्छा, फिर हमारे पास ये चीज़ है कि कॉल राइट इंटीजर आपने करना है, राइट बाइनरी करना है। अगर आपके पास बाइनरी में आ रहा है, डेसिमल में आ रहा है तो राइट डेसिमल कर दें, हेक्साडेसिमल में आ रहा है तो आप हेक्साडेसिमल में कर दें। और कोई चीज़ आपने यूज़र से इनपुट लेनी है तो उसके लिए हमारे पास रीड का फंक्शन है कि आप रीड इंटीजर, रीड डेसिमल, जिसमें भी आपने इनपुट लेना है वो आप रीड के थ्रू ले सकते हैं, ठीक है। दिस फंक्शन इज यूज टू टेक यूजर इनपुट एंड पास द यूजर इनपुट इनटू ईएक्स रजिस्टर बाय डिफॉल्ट। तो ये जो भी रीड करता है वो हमारे पास ईएक्स रजिस्टर के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाता है। अब ये हमारे पास एक कोड गिवन है
जिसमें इन्होंने यूज़र इनपुट लिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम रन करके देख लेते हैं कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। अच्छा, इसमें हो क्या रहा है हमारे पास? इसमें हो ये रहा है कि इन्होंने इंक्लूड इरवाइन 32 कर दिया, पर अब हमारे पास डॉट डेटा का जो सेगमेंट था ना, उसके अंदर का काम अभी आ रहा है। वो ये है कि हमने माई मैसेज वन से के नाम से, अच्छा ये है दूसरा, इन्होंने मैसेज भी वन के नाम से रख दिया, क्योंकि ये होना चाहिए माई मैसेज टू। ये एक मिस्टेक है। अच्छा, ये डॉट डेटा के अंदर आपने माई मैसेज वन का रख दिया, फिर उसके बाद आपने एक बाइट नाम की एक आपने बाइट ले लिया। ठीक है, और उसके अंदर आपने क्या चीज़ दिखा दी? स्टोर एंटर दी फर्स्ट नंबर, ये हमारे पास है। बाइट है इसलिए ये आपको याद होगा कि ये देखें 8 बिट अनसाइंड इंटीजर होता है। तो ये इस तरीके से हमने, कहाँ गया, ये हमने बाइट के अंदर माई मैसेज बाइट टाइप का माई मैसेज वन ले लिया, उसके अंदर ये स्टोर करा दिया। और ये 0 DH 0 AH 0 ये हमारे पास यूज हो रहा होता है, क्योंकि हमें हमारे पास जो हम C++ वगैरह करते हैं, वहाँ पे भी हमारे पास कोई भी स्ट्रिंग लेते हैं तो उसके एंड आखिरी जो हमारे पास एड्रेस आ रहा होता है, उसको हमें जीरो करना होता है। तो इसके अंदर हमें उसकी भी एक लॉजिक है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा किसी टाइम। लेकिन ये है कि इसके अंदर हम ये 0 DH 0 AH और 0 जो है खुद डिफाइन कर रहे होते हैं असेंबली के अंदर। फिर हम कोई भी अगर हम बाइट के अंदर मैसेज लिख रहे होते हैं तो ठीक है। फिर हमारे पास ये सेकंड मैसेज है। ठीक है, कि आप सेकंड नंबर इंटर द सेकंड नंबर। फिर कोड के ब्लॉक में आते हैं, तो मेन ब्लॉक के अंदर इन्होंने क्या किया? अच्छा, ऑफसेट हमारे पास एक है। ऑफसेट हमारे पास यूज हो रहा होता है एक लेंथ, एक तरीके की लेंथ बताने के लिए कि हमारे पास जो ये जो हमारे पास हमने स्ट्रिंग दिया, इसकी क्या लेंथ है। ठीक है, या इसके क्या डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये मूव EDX के अंदर, EDX रजिस्टर के अंदर आप जो है एक सेकेंड, EDX रजिस्टर के अंदर आप ये मैसेज वन जो है स्टोर करा देंगे। उसका तरीका यही है मैसेज वन को स्टोर कराने का, कि आप ऑफसेट दें और माई मैसेज वन को EDX के अंदर स्टोर करा दें। ऑफसेट का मतलब है कि वो ऑटोमेटिकली इसका डिस्टेंस काउंट कर रहा होगा या इसकी लेंथ काउंट कर रहा होगा। तो ये स्ट्रिंग देने का तरीका है। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या करें, कॉल राइट स्ट्रिंग। ठीक है, उससे क्या होगा कि ये जो स्ट्रिंग इसने इसके अंदर मूव किया है, ये इसको प्रिंट करा देगा। ये भी एक इसका बिल्ट इन फंक्शन है। ठीक है, फिर हमारे पास है कॉल रीड इंटीजर के। अब जब उसने आउटपुट पे प्रिंट कराया इंटर द फर्स्ट नंबर, तो यूजर उसमें एक इनपुट देगा। तो वो इनपुट लेने के लिए कमेंट में लिखा हुआ है कि रीड्स द इंटीजर वैल्यू फ्रॉम द यूजर एंड मूव टू EX। ठीक है, तो इसको ये इनपुट लेता है और यहाँ पे राइट इंटीजर उसको दिखा भी देता है कि आपने ये इनपुट दिया। ठीक है, फिर उसमें क्या हो रहा है कि ये सेकंड वाला को आपने EDX के अंदर स्टोर किया। ठीक है, फिर उसके बाद आपने वही ऑफसेट करके उसको मैसेज शो कराया, मैसेज को EDX के अंदर स्टोर कराया, और फिर उसके बाद राइट स्ट्रिंग कर दिया। तो EDX के अंदर जो स्ट्रिंग था उसने राइट किया। उसके बाद रीड इंटीजर किया। ठीक है, उससे यूजर से रीड इंटीजर किया, उसके बाद उसको शो करा दिया आपने ये इंटीजर। तो बस ये सिंपल प्रोग्राम है कि आपने यूजर को आउटपुट किस तरह शो कराना है और यूजर इनपुट किस तरीके से लेना है। तो इसके अंदर कोई और चीज़ प्रिंट वगैरह नहीं हो रही, कोई ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई कुछ नहीं हो रहा। अर्थमेटिक सिर्फ इसमें यूजर इनपुट दिया जा रहा है। हम इसको रन करके देख लेते हैं। हमें दे दिया इंटर दी फर्स्ट नंबर, हमने दे दिया 5। क्या चाहिए, इसने 5 यहीं कॉन्केटनेट कर दिया, लाइन ब्रेक नहीं की। अच्छा, दूसरा 6 दे दिया सेकंड नंबर में, बस इसने 6 को हमें प्रिंट करा दिया। ठीक है,
तो ये सिंपल एक हमें एग्जांपल गिवन थी कि हमें किस तरीके से हम वेरिएबल्स के अंदर अपने स्ट्रिंग को स्टोर करा रहे होते हैं और किस तरीके से राइट स्ट्रिंग कर रहे होते हैं और रीड किस तरीके से कर रहे होते हैं यूजर से। तो उसको उसके लिए हमारे पास जो कोड है वो ये है, ठीक है। इसके अलावा इस लैब में हमारे पास फिर एक, जिस तरह लास्ट लैब में एक हमारे पास सर स्टोर वैल्यूज करने के बाद जो है मतलब जैसे हम लोग सॉल्व करवाते हैं वैसे करेंगे, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ये क्वेश्चन आपका समझ नहीं आया। मतलब सर इसने आपने यूजर से इनपुट ले लिया जैसे, ठीक है, जिस तरह से बताया गया, उसके बाद अगर हमने कोई एक्सप्रेशन सॉल्व करनी हो तो उसी तरीके से होगा। बिल्कुल उसी तरीके से होगा। अब इसमें जैसे आपको यहाँ पे गिवन है कि ये जब आप यूजर से इनपुट लेते हैं ना तो वो EX रजिस्टर के अंदर ऑटोमेटिकली उसको सेव कर देता है। अब आपने उसके ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो आप जो इस लाइन के एकदम फौरन बाद EX रजिस्टर के ऊपर वो ऑपरेशन परफॉर्म कर दें तो वो आपका EX, सपोज आपने EBX भी ले लिया और उसके अंदर कोई वैल्यू मूव करा दी और जो यूजर से रीड इंटीजर इसने की है वो EX के अंदर ऑटोमेटिकली सेव है, तो आप EBX के साथ उसको जो भी आपने ऑपरेशन करना है वो परफॉर्म कर दें तो वो काम भी हो जाएगा। ठीक सर है, आप कोई भी सिंपल ऑपरेशन परफॉर्म करके दिखा सकते हैं? एक मिनट। ये जो आपकी चीज़ है ना ऑपरेशन परफॉर्म करने वाली, ये आपकी इसमें लैब के अंदर एज अ लैब टास्क गिवन है। एक सेकंड, ये मैं आपको करके भी दिखा दूंगा, लेकिन आप मेरे ख्याल से इसको खुद ट्राई करें तो आपको ज़्यादा कैसे आसानी खुद से खुद समझ ट्राई आएगी। करेंगे? सर आप एग्जांपल दे दें बस, तो टास्क जो है वो खुद ट्राई कर लेंगे। सर टास्क ट्राई कर लेंगे, आप बस कोई भी एक्सप्रेशन एक सॉल्व करके दिखा दें या सिंपल एग्जाम्पल एडिशन, इसके अंदर, सब्ट्रैक्शन। हाँ एग्जाम्पल इसमें यही है कि आप जब ये देखें एक सेकंड, ठीक है, जब आप एग्जाम्पल यही है कि जब आप इसके अंदर यूजर इनपुट यहाँ से लेंगे ना, जैसे इसी एग्जाम्पल के अंदर आप लोग इसको करके देख लीजिएगा। जब आप यूजर इनपुट लेंगे रीड इंटीजर से तो वो ऑटोमेटिकली EX रजिस्टर के अंदर आ जाएगा, सही है। और आप इसके बाद यहाँ पे कॉल की बजाय वो कर दें, एक और रजिस्टर ले लें, ठीक है, जैसे EX की बजाय EBX रजिस्टर ले लें एक, और उसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर करा के उसके बाद जैसे हमने अभी पिछले लास्ट लैब 2 के अंदर के सारे कोड्स में करके देखा है, तो वो आप उसके बाद उसको ऐड करा के देख लें तो आपको वो चीज़ आउटपुट में आ जाएगी। ठीक है, इसकी एग्जांपल जो है ना प्रैक्टिकल वो भी आप लोग पहले तो खुद करके देखें और अगर ना हो रही हो तो फिर मैं आप लोगों को वो करके दिखाऊंगा। ठीक है, सही सर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है ना ये एक लैब टास्क है, ये भी उसी तरीके का जैसे लास्ट हमारे पास लैब के अंदर टास्क था कि उसके अंदर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने थे। वो देखने में आपको बड़ा मुश्किल लग रहा होता है कि यार ये क्या एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन दे दिया होता, वो कोड जब आप उसका देखते हैं तो वो बड़ा इजी सी चीज़ होती है। तो इसको आप करने की कोशिश करें कि ये ऑपरेशन किस तरीके से परफॉर्म होंगे। ये तो एक बड़ा सिंपल सा ही है जिस तरह हमने लास्ट उसमें सॉल्व किया, ये उसी तरह का A² है, B³ है, ये भी बस लॉजिक आपने लगानी है कि किस तरीके से होगा। इसके अंदर कोई बिल्ट इन फंक्शन इस तरीके के यूज नहीं हो रहा है कि क्यूब के लिए या स्क्वायर के लिए। बस आपने बेसिक जिस तरीके से स्क्वायर क्या काम कर रहा होता है कि अगर 8 का स्क्वायर है तो वो 8 × 8 कर रहा है, तो वो आप कोड के अंदर किस तरीके से करेंगे। अगर कोई रजिस्टर है तो उसको उसी से आप मल्टीप्लाई करा रहे हैं, क्यूब है तो उसके लिए आप उसको क्या कर रहे होंगे। समझ आ रही है आपको? तो इसी तरीके से इस तरीके का आपने कोड लिखना है कि ये A² भी परफॉर्म हो
या ए बी क्यूब परफॉर्म हो, जो आप मैथमेटिक के अंदर स्क्वायर या क्यूब को परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो वो अंदर उसके क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होता है, वो उस चीज़ का आपने 2-3 लाइन के अंदर कोड लिख देना है। ठीक है, तो ये भी चीज़ अब आप लोग खुद जब करेंगे ना, तो आप लोगों को चीज़ समझ आएगी। अटेंडेंस लगा दीजिएगा। अच्छा ठीक है। तो ये बेसिक से हैं कुछ ऑपरेशंस, ये आप लोग परफॉर्म करें। ये आपका लैब टास्क है, ठीक है, लैब असाइनमेंट है ये, जिसमें इसके 5 के 5 सॉल्व हो जाएंगे ऑन टाइम, उसको जो है 5 मार्क्स मिल जाएंगे। और लास्ट लैब भी जो है आप लोगों की, उसका मैं कोड शेयर कर देता हूँ, उसको आप लोग रन करें और उसको जिसके कोई इश्यूज वगैरह थे वो चला के देख लें, तो फिर आप लोगों की दोबारा रीसबमिट कर दें उसको, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये वाली जो लैब है ये आप ऑन टाइम ही सबमिट करेंगे, ठीक है। ये बहुत बेसिक से टास्क है, ये सिर्फ सिंपल ऐड हो रहा है और मल्टीप्लाई हो रहा है, ना डिवाइड हो रहा है ना कुछ हो रहा है। मल्टीप्लाई के जहाँ स्क्वायर यूजर है वहाँ आप उसको मल्टीप्लाई के थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं, जहाँ क्यूब है वहाँ भी मल्टीप्लाई के थ्रू ही परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इतना मुश्किल इसमें होगी नहीं, ये टास्क है आपका। और ये छोटी सी आसान सी लैब थी, कोई इसमें इतनी हार्ड एंड फास्ट चीज़ें नहीं थी। आप लोग इसको देख लें, मैं ये आप लोगों की लैब भी अपलोड कर देता हूँ। और उसके बाद ये है कि आज फ्राइडे भी है, तो फिर आप लोग नमाज वगैरह पढ़ें। यहीं पे हम बाकी लैब को यहीं पे एंड करते हैं। फिर बाकी अगर आप लोग को सॉल्व करने में कोई क्वेश्चन वगैरह आ रहे हो, तो आप जो है वो गूगल क्लासरूम के ऊपर पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो बाकी लैब हम यहीं पे एंड कर देते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट अभी आप लोगों ने अब इस दफ़ा जिसने लैब 2 के टास्क सबमिट नहीं कराए थे या जिसके अंदर कोई इश्यूज वगैरह थे, तो वो दोबारा से आज ज़ाहिर हमने समझा दिया है, तो आज वो उसके अंदर चेंजिंग करें और रीसबमिट कर दें, और आज वाले टास्क भी सबमिट कर दें। तो कल रात तक का आपके पास 11:59 तक का टाइम है, तो आप लोग ये टास्क वगैरह सबमिट कर दें। और बाकी फिर हम कोई इश्यूज आए तो GCR पे पूछ लें, वैसे तो खुद स्टडी करने की कोशिश करें, नहीं हो तो फिर GCR पे पूछ लें। और फिर नेक्स्ट लैब में हम मिलते हैं दोबारा से। कोड आपको शेयर कर देता हूँ, ठीक है। क्लास हम एंड कर देते हैं, जिसने लीव करना है वो लीव कर सकता है।